हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम धीरज मोहन द्विवेदी एंड स्वागत है आपके फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल जहां पर आपको मिलता है एक क्वालिटी कंटेंट बाय एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्ट टीचर के साथ, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब इस चैनल पे ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप 2-3 वीडियोस देखें उसके बाद कोई पेड सब्सक्रिप्शन लेना हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है यहां पर। चलें तो आज हम शुरू करेंगे आपके 12th फिजिक्स का चैप्टर ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर में क्विक हम रिवाइज करने वाले हैं। मतलब इस पूरे चैप्टर को हम क्विकली आज रिवाइज करेंगे, ठीक है, एग्जाम्पलर पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इस चैप्टर के एग्जाम्पलर क्वेश्चंस करते हैं तो आपसे वो इजीली बन जाएगा वो, ठीक है। तो रिवाइज करें, शुरू करें, चलें देखिए ध्यान से। आप ये बताओ, यहां पर जैसे चैप्टर का ही नाम है कि ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, मतलब रेडिएशन का दो नेचर होता है। एक होता है वेव नेचर, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वेव ऑप्टिक्स में, ठीक है। और अब हम बात करेंगे उसका एक और नेचर, दैट इज पार्टिकल नेचर, है ना। हम कहते हैं कि जो लाइट है वो बहुत सारे पैकेट्स ऑफ एनर्जी से मिलकर बना है ना, जैसे हम कहते हैं फोटॉन्स। तो हम कहते हैं लाइट कंसिस्ट ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड एज फोटॉन्स, और ये फोटॉन्स भी ट्रैवल करते हैं मीडियम में विद द स्पीड ऑफ लाइट। मतलब जिस स्पीड से लाइट मूव करती है उसी स्पीड से ये फोटॉन्स भी मूव करते हैं, है कि नहीं। तो लाइट कंसिस्ट ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जीज, ठीक है। तो अगर ये पैकेट्स ऑफ एनर्जीज है, मतलब ये फोटोन एक एनर्जी है, तो फोटोन की एनर्जी होगी कितनी? तो वो होती है h इंटू न्यू, वेयर h इज प्लैंक कांस्टेंट एंड न्यू इज फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, है कि नहीं। जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस 34 एंड न्यू क्या होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी। मतलब यहां पर यह समझ में आ रहा है अपन को कि E इक्वल टू एच न्यू। यहां पर देखिए ध्यान से, ये जो आपका E इक्वल टू एच न्यू है, इसमें देखो H तो कांस्टेंट है, मतलब फोटोन की एनर्जी किस पर डिपेंड करेगी? फ्रीक्वेंसी के ऊपर। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा उसकी एनर्जी। इज इट क्लियर? ठीक है, चलें। तो ये आपका हो गया इंट्रोडक्शन ऑफ एनर्जी ऑफ ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर का। अब मेरी बात को सुनना ध्यान से। ये जो हमने यहां पर फोटॉन्स के बारे में डिस्कस किया, अभी हम इसके कुछ प्रॉपर्टीज को लेकर डिस्कशन करेंगे, ठीक है कि नहीं है। चलें तो शुरू करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ फोटॉन्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फोटॉन्स की एनर्जी डिपेंड करती है सिर्फ उसके फ्रीक्वेंसी पर, है कि नहीं। तो यहां पर लिखा हुआ है एनर्जी ऑफ फोटॉन डिपेंड अपॉन इट्स फ्रीक्वेंसी एंड इट डज नॉट चेंज विथ चेंज इन मीडियम। मतलब अगर मीडियम चेंज होगा तो आप बताओ क्या उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होती है क्या लाइट की? नहीं ना। तो अगर फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रही है तो फोटॉन की एनर्जी भी चेंज नहीं होगी, है कि नहीं। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी, फोटॉन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक है भैया, फोटॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होता है। मतलब दे आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि अगर कोई चार्ज पार्टिकल होगा तो ही तो डिफ्लेक्शन होता है ना बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो ये तो न्यूट्रल है, मतलब इसका कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। इज इट क्लियर? ठीक है। नाउ इसके बाद तीसरा प्रॉपर्टी क्या है? अंडर सुटेबल कंडीशन दे कैन शो डिफ्रैक्शन। मतलब कुछ कंडीशन में ये डिफ्रैक्शन भी शो करता है कि नहीं। जब क्वेश्चन तुम लोग करोगे, ठीक है, तो वहां पर चीजें देखने को मिलेंगी, है ना। वहां पर भी आपको पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस, इनकी बात करनी पड़ेगी। तो अंडर सुटेबल कंडीशन इट शोज डिफ्रैक्शन ऑल्सो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्या चीज है? फोटॉन का जो रेस्ट मास है वो कितना होता है? 0। मतलब अगर वो रुका होगा ना तो उसका कोई अस्तित्व नहीं है, ठीक है। मतलब उसका रेस्ट मास 0 होगा। लेकिन अगर वो ट्रैवल कर रहा है देन उसका हम इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हैं। तो देखो कैसे, उसके लिए दो चीजों का इस्तेमाल किया गया। आइंस्टीन इक्वेशन E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, आपको पता ही होगा। और हमने एक और क्या देखा? E इक्वल टू एच न्यू। तो इन दोनों को अगर आप इक्वेट करोगे तो यहां से मास की वैल्यू क्या निकलेगी? h न्यू बाय
सी स्क्वायर। तो ये जो आपका एच न्यू बाय सी स्क्वायर है, दिस इज इक्विवेलेंट मास ऑफ फोटोन, है कि नहीं? ठीक है। अब यहां पर एक और बात सुनना, जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो ये कि नंबर ऑफ फोटॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ बीम। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये अभी आगे यूज होगा। मतलब मैंने कहा कि कोई अगर सोर्स है, ठीक है, जो कोई लाइट एमिट कर रहा है, तो लाइट एमिट कर रहा है मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिट कर रहा है। तो उस सोर्स की जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी, मतलब वो सोर्स जितने ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट एमिट करेगा, मतलब उतना ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिट करेगा, है कि नहीं? ठीक है, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट बीम। इज इट क्लियर? ठीक है, मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करती है, नंबर ऑफ फोटॉन्स डिपेंड करती है इंटेंसिटी कितनी ज्यादा है उसकी। ठीक है, एनर्जी जो है वो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पर, नंबर ऑफ फोटॉन्स कभी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करती है। इज इट क्लियर? ठीक है, चलें, तो ये थी आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ फोटॉन्स। इज इट क्लियर? ठीक है, चलें, अब यहां पर ध्यान देना, अब हम बात करेंगे, जरा टॉपिक पे ध्यान दें, नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड बाय सोर्स पर सेकेंड। मतलब कोई एक पर्टिकुलर सोर्स है, ठीक है, लाइट का, वो कितना फोटॉन्स एमिट करेगा एक सेकेंड में। ठीक है, तो जरा दिमाग लगाना। ठीक है, देखो वैसे तो यहां पर फॉर्मूला है P अपॉन एच न्यू, लेकिन मेरी बात को जरा सोचो, थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचना, लॉजिकली सोचना। एक सोर्स है, ठीक है, वो लाइट एमिट कर रहा है, लाइट एमिट कर रहा है मतलब एनर्जी एमिट कर रहा होगा, है कि नहीं? ठीक है, अब बताओ मुझे निकालना है कितना फोटॉन्स एमिट होगा पर सेकेंड में। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर मैं उस एनर्जी को डिवाइड कर दूं एक फोटॉन की एनर्जी से, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स मिलेगा, है कि नहीं? तुम बताओ, टोटल एनर्जी को अगर मैं डिवाइड कर दूं एक फोटॉन की एनर्जी से, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स मिलेगा, लेकिन मुझे चाहिए नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड। तो जो एनर्जी लेंगे हम, वो भी पर सेकेंड का लेंगे हम। तो एक सेकेंड की जो एनर्जी है एमिटेड बाय द सोर्स, उसको अगर हम एक फोटॉन की एनर्जी से डिवाइड कर दें, तो वो क्या होगा? नंबर ऑफ फोटॉन्स आएगा एक सेकेंड का, है कि नहीं? तो आप बताओ, नंबर ऑफ फोटॉन्स इक्वल टू, अगर मैं एनर्जी पर सेकेंड को डिवाइड कर दूं एक फोटॉन की एनर्जी से, ठीक है, तो आप बताओ नंबर ऑफ फोटॉन्स आएगा ना एमिटेड पर सेकेंड। भाई जितने टाइम का आपको चाहिए फोटॉन्स, उतने टाइम की आप एनर्जी रखो और उसको डिवाइड कर दो एक फोटॉन की एनर्जी से, ठीक है, मिल जाएगा नंबर ऑफ फोटॉन्स। सिंपल। अब आप बताओ, ये जो आपका एनर्जी पर सेकेंड होता है, ठीक है, इसी को कहते हैं ना पावर, है ना? एनर्जी, रेट ऑफ एनर्जी क्या होगा आपका? पावर। तो हम इसी को क्या बोल देते हैं? पावर अपॉन एच न्यू इज नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड, है कि नहीं? सिंपल कहानी है ये, ठीक है। चलो, तो ये हो गया आपका फॉर्मूला फॉर नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड का, ठीक है। नाउ अब देखिए, यहां पर बात करेंगे हम इंटेंसिटी ऑफ लाइट बीम की बात करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट बीम? इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या होता है? इंटेंसिटी, इट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ लाइट एनर्जी फॉल ऑन अ यूनिट एरिया इन अ यूनिट टाइम परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। मतलब एक यूनिट एरिया में, यूनिट टाइम में कितना एनर्जी फॉल हो रहा है, उसे कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट, है कि नहीं? तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? ऑब्वियस ही बात है, एनर्जी ऑन अ यूनिट एरिया इन अ यूनिट टाइम। मतलब एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज व्हाट? इंटेंसिटी, है कि नहीं? और आप बताओ, यहां पर E अपॉन टी को हम क्या लिखेंगे? पावर। एनर्जी बाय टाइम क्या होता है? पावर होता है। तो ये हो गया आपका पावर अपॉन एरिया, दिस इज व्हाट? इंटेंसिटी, ठीक है।
क्लियर है? तो नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड इज पावर अपॉन एच न्यू एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट बीम इज P अपॉन A। तो यूनिट इसका क्या होगा? वॉट पर मीटर स्क्वायर। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये होता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट का निकालने का फॉर्मूला। क्लियर है? चलें अब हम आगे बात करते हैं, एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखते हैं अपन, ठीक है, ताकि इसका यूज अपन को दिख जाए। ठीक है, शुरू करें? चलो देखो ध्यान से, एक क्वेश्चन है आपके सामने, मोनोक्रोमैटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी दिस, ठीक है, प्रोड्यूस बाय अ लेजर, द पावर एमिटेड इज 2 into 10 की पावर -3 वॉट, है ना भैया। मोनोक्रोमैटिक लाइट है, मतलब सिंगल वेवलेंथ वाली लाइट है, मतलब सिंगल फ्रीक्वेंसी वाली लाइट है, ठीक है, जिसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है, इज प्रोड्यूस बाय लेजर बीम, और उस लेजर बीम का पावर कितना है? 2 into 10 की पावर -3 वॉट। ठीक है, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ फोटोन इन द लाइट बीम? अपन को फोटोन की एनर्जी बतानी है, तो भैया फोटोन की एनर्जी बतानी है, वो तो होता है फॉर्मूला H इंटू न्यू। ठीक है, तो यूज कर लेते हैं, आओ देखो ध्यान से। तो यहां पर E इज इक्वल टू H न्यू, तो यहां पर बताओ H की वैल्यू कितनी? 6.63 इंटू 10 की पावर -34 होती है, और न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, दैट इज 6 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज। बस कैलकुलेशन है ये तो, 6 इंटू 3 18, 8 1 36 और 1 37, 3 36 और 3 39, है कि नहीं? तो ये हो गया आपका 39.78 इंटू 10 की पावर कितना? -34 प्लस 14 इज -20। ठीक है, तो यहां पर आप लिख सकते हैं 3.978 इंटू 10 की पावर -19। ठीक है, और ये सब कुछ चल रहा है SI में, तो आंसर आएगा आपका SI में, जूल। इज इट क्लियर? तो ये हो गया आपका एनर्जी ऑफ फोटोन। ठीक है, नाउ एक और सवाल क्या है, देखो, हाउ मेनी फोटॉन्स पर सेकेंड ऑन एन एवरेज आर एमिटेड बाय सोर्स, मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालना है एमिटेड पर सेकेंड, तो फॉर्मूला हमने देखा ही हुआ है। चलो देखो ध्यान से आप लोग, यहां पर बी के लिए नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड, फॉर्मूला क्या है? पावर अपॉन एक फोटोन की एनर्जी, और एक फोटोन की एनर्जी निकाल चुके हैं, देखो 3.978 10 की पावर -19, 3.978 इंटू 10 की पावर -19। चलो भाई, पावर की वैल्यू कितनी गिवन है? 2 इंटू 10 की पावर -3, 2 इंटू 10 की पावर -3, और ये देखो जरा ये बताओ, 3.978 को क्या 4 मान लें अपन नियरली यार? ठीक है, चलो थोड़ा राउंड ऑफ कर लेते हैं, 4 इंटू 10 की पावर -19, थोड़ा इजी हो जाएगा कैलकुलेशन। अब आप बताओ 2/4, ये हो गया आपका 1/2, मतलब 0.5, और ये हो जाएगा 10 की पावर कितना? 16। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 5 इंटू 10 की पावर 15, ये होगा नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड। इज इट क्लियर? ठीक है, चलें, तो ये था आपका सिंपल सा न्यूमेरिकल, जो कि आपके एनसीईआरटी का है कि नहीं? ठीक है, चलें अब हम आगे काम करना शुरू करते हैं। देखो ध्यान से आप लोग, अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन एमिशन की। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एमिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अब शुरू हो रहा है यहां पर। ठीक है, देखो, मुझे अगर किसी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को एमिट करवाना है, मुझे अगर किसी सरफेस से, मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को एमिट करवाना है, तो इलेक्ट्रॉन अपने आप नहीं निकलता। ठीक है, मतलब उस मेटल सरफेस में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो फ्री का मतलब ये नहीं कि अपने आप बाहर निकल जाएं, वो इन द, मतलब मैं बोलूंगा विद इन द वॉल्यूम वो फ्री हैं, लेकिन वो बाहर अपने आप नहीं निकल सकते। ठीक है, मतलब वहां पर एक पोटेंशियल बैरियर होता है उनके सामने, इसलिए वो अपने आप नहीं निकल सकते। मतलब मुझे इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देनी पड़ेगी बाहर से, ताकि वो उस पोटेंशियल बैरियर को ओवरकम करके बाहर आ पाए। ठीक है, तो मेरी बात को सुनना, हर मेटल सरफेस के लिए
जो एक मिनिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है कि भैया उतना एनर्जी तो चाहिए ही उस इलेक्ट्रॉन को, तभी वो बाहर निकलेगा, है ना। दैट मिनिमम एनर्जी कॉल्ड एज वर्क फंक्शन। ठीक है, तो वर्क फंक्शन के बराबर का एनर्जी तो उसको चाहिए ही चाहिए, है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूं कि मान लो एक आपके पास पर्टिकुलर मेटल है, ठीक है, वो कहता है कि भैया मुझे 5 जूल एनर्जी कम से कम चाहिए, है कि नहीं। मतलब अगर तुमने उसको 4 जूल दिया तो वो अपना इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं करेगा, है कि नहीं। 5 जूल अगर दिया आपने तो वो जस्ट एमिट हो जाएगा, है कि नहीं। लेकिन वहीं अगर वो आपने उसको दिया 8 जूल, ठीक है, तो 5 जूल तो यूज हो जाएगा सिर्फ इजेक्शन के लिए, और जो बचा हुआ 3 जूल है ना, वो 3 जूल लेके वो एक काइनेटिक एनर्जी लेते हुए बाहर निकलेगा, है कि नहीं। चलो वो तो हम बात करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, है कि नहीं। लेकिन मेरी बात को सुनना कि अगर कहीं से इलेक्ट्रॉन एमिशन कराना है, ठीक है, तो मुझे उसको एनर्जी देनी होगी, है कि नहीं। अब एनर्जी कैसे दे सकते हैं, ठीक है, द वेज यू प्रोवाइडिंग द एनर्जी टू इलेक्ट्रॉन, उसके बेसिस पर आपके यहां पर टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिशन आएगा, है कि नहीं। तो देखो यहां पर ध्यान से मैंने क्या लिखा है, टू eject electrons from the surface of metal it require minimum amount of energy called as work function। इसको डिनोट करते हैं फाई नॉट से, ठीक है। अब मेरी बात को सुनना ध्यान से आगे। मैंने कहा आपसे कि कितने तरीके से आप एनर्जी दे सकते हो इलेक्ट्रॉन को, है कि नहीं। उसके बेसिस पर यहां पर टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिशन हो जाएंगे, है कि नहीं। तो पहला क्या है, देखो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। इसमें क्या कहानी है, देखो, व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ सुटेबल वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी आर इंसिडेंट ऑन अ मेटेलिक सरफेस देन इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड, दिस इज कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। मतलब फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में हम एनर्जी कैसे देते हैं भैया, किसी भी मेटल सरफेस पे अगर आप एक लाइट फॉल कराते हो ऑफ मिनिमम वेवलेंथ, मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी या एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की बात कर रहे हैं हम लोग, ताकि वहां से इलेक्ट्रॉन निकल पाए, है ना। मतलब अगर किसी मेटल सरफेस पे एक सुटेबल वेवलेंथ की लाइट या फ्रीक्वेंसी की लाइट अगर आप फॉल कराते हो, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल गई, तो वहां से वो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। और आप लोगों ने ये पढ़ा होगा ना कि यहां पर जो हम बात कर रहे हैं सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट, मतलब उसके पास एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी की लाइट होनी चाहिए, जिसे हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, है कि नहीं। मतलब अगर आपने किसी मेटेलिक सरफेस पे एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट फॉल कराई, ठीक है, जिसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर या उससे ज्यादा हो चलेगा, उस केस में इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, एमिट हो जाता है कि नहीं। ठीक है, चलो, तो ये था आपका फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, जिसमें हम लाइट का फॉल करा करके इलेक्ट्रॉन का एमिशन कराते हैं। इज इट क्लियर? ठीक है, चलो, बाकी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन को अभी हमें डिटेल में पढ़ना ही है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। ठीक है, नाउ जो दूसरा वाला आपका एमिशन है वो है आपका थर्मियोनिक एमिशन। अब जरा देखो ना, थर्मियोनिक एमिशन, थर्मल मतलब हीट, मतलब इस एमिशन में हम इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देंगे बाय प्रोवाइडिंग हीट विद द हेल्प ऑफ करंट। मतलब हम उस कंडक्टर में करंट फ्लो कराएंगे, और अगर करंट फ्लो करेगा तो वहां पर हीट डेवलप होगा, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, है कि नहीं। और अगर हीट डेवलप होगा तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी, ठीक है, और अगर वो सफिशिएंट है इजेक्शन के लिए तो वो इजेक्ट हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये है आपका थर्मियोनिक एमिशन। इज इट क्लियर? नाउ तीसरा जो आपका एमिशन है वो है फील्ड एमिशन। भैया फील्ड एमिशन का मतलब कि आप क्या करोगे, उस मेटल सरफेस को, उस मेटल को सब्जेक्ट करोगे टू हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, है कि नहीं। आप देखो एक बार स्टेटमेंट पढ़ लो। इन दिस केसेस मेटल इज प्लेस्ड इन अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू विच द इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेलरेटेड to such a speed that the corresponding kinetic energy is sufficient to overcome potential barrier।
इसका मतलब ये कि फील्ड एमिशन में आप किसी मेटल सरफेस को किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करोगे, उस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होगा, ठीक है, टू अ पर्टिकुलर स्पीड, और अगर उसके पास सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी वो गेन कर लेता है ना, मतलब वर्क फंक्शन से ज्यादा उसकी एनर्जी हो जाती है, ठीक है, तो वो पोटेंशियल बैरियर को तोड़ के निकल जाएगा। इज इट क्लियर? तो ये होता है आपका फील्ड एमिशन, ठीक है। एंड लास्ट इज द सेकेंडरी एमिशन। सेकेंडरी एमिशन का मतलब इलेक्ट्रॉन के हेल्प से ही इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन करवाना है कि नहीं। मतलब मान लो कि अगर आपने किसी मेटल सरफेस पे एक हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स को फॉल कराया है कि नहीं, मतलब एक हाई स्पीड से इलेक्ट्रॉन आ रही है, उसको तुमने हिट करवाया, तो तुम बताओ जो हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन है उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, और वो अगर फॉल होगा उस सरफेस पे तो वो अपना काइनेटिक एनर्जी डिलीवर करेगा उस मेटल के इलेक्ट्रॉन्स को, और अगर वो सफिशिएंट हुआ एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, है कि नहीं। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स के हेल्प से ही इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन करवाया गया है। इज इट क्लियर? ठीक है, तो एक बार पढ़ते हैं उसको। देखो, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल कैन ऑल्सो बी इजेक्टेड बाय इंपेंगिंग अ बीम ऑफ हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स सो दैट थ्रू कोलिजन इलेक्ट्रॉन्स एक्वायर सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी टू ओवरकम पोटेंशियल बैरियर। है कि नहीं? क्लियर है कहानी आपको यहां पर? तो ये आपके चार तरीके थे बेसिकली जहां से आप इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दोगे, और अगर वो एनर्जी सफिशिएंट हुआ, मतलब उस पर्टिकुलर मेटल सरफेस के वर्क फंक्शन के बराबर या उससे ज्यादा हुआ, तो इलेक्ट्रॉन वहां से निकल लेगा। है कि नहीं? ठीक है, लेकिन अपन को इन चारों में से, ठीक है, सिर्फ डिटेल में डिस्कशन करना है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। है कि नहीं? तो चलो शुरू करते हैं अपन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। चलो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, मेरी बात को सुनना ध्यान से। यहां पर जैसा कि मैंने अभी डिस्कस किया था फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, ठीक है, मतलब अगर आप किसी मेटल सरफेस पे लाइट फॉल कराते हो ऑफ सुटेबल वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, ठीक है, देन इलेक्ट्रॉन एमिशन टेक्स प्लेस। दिस फिनोमिना कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इज इट क्लियर? ठीक है, तो यहां पर देखें क्या लिखा हुआ है, व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन of suitable wavelength or frequency incident on a metal surface, then electrons are emitted. This phenomena is called as photoelectric effect. है कि नहीं? तो इस phenomena को कहते हैं, ये जो emission of electron है due to fall of light, इस phenomena को कहते हैं photoelectric effect. है कि नहीं? और जो इलेक्ट्रॉन emit होता है उस इलेक्ट्रॉन को कहते हैं हम लोग फोटो इलेक्ट्रॉन्स। इज इट क्लियर? और अगर वहां पर सर्किट कंप्लीट है तो उस फोटो इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट प्रोड्यूस होता है कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रिक करंट। इज इट क्लियर? ठीक है, मतलब किसी भी मेटल सरफेस पे अगर लाइट फॉल होती है किसी सुटेबल वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी की, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन एमिशन होता है। इस फिनोमिना को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और जो इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ है उसे हम कहेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन्स, और अगर सर्किट कंप्लीट है तो जो करंट वहां पर देखने को मिलेगा कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर है? चलें, यहां पर जो अल्कली मेटल्स हैं लाइक लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, है ना, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करते हैं विद द हेल्प ऑफ विजिबल लाइट। ठीक है, मतलब विजिबल लाइट अगर होगा तो ये मेटल्स आपके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करते हैं। लेकिन जैसे आपके हैं जिंक, कैडमियम, मैग्नीशियम, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करते हैं विद द हेल्प ऑफ यूवी लाइट। ठीक है, अल्ट्रावायलेट लाइट। है कि नहीं? ठीक है, चलें, तो अब हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट देखते हैं हम लोग। ठीक है, चलो देखो ध्यान से आप लोग। यहां पर ये जो आपके सामने डायग्राम है, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। देखो, ये आपका एक ट्यूब है, ग्लास ट्यूब है कि नहीं? यहां पर एक विंडो दिख रहा होगा आपको, इस विंडो से ही लाइट अंदर आएगी। ठीक है, देखो आप इस ट्यूब में देखो, ये आपके दो मेटल प्लेट है,
एक मेटल प्लेट को बोला गया कैथोड और एक को बोला गया एनोड, है ना। हम लोग कैथोड को नेगेटिव पोटेंशियल देते हैं और इस एनोड को क्या देंगे, पॉजिटिव पोटेंशियल देंगे विद द हेल्प ऑफ दिस बैटरी, है कि नहीं। ठीक है, चलो अब मेरी बात को सुनना ध्यान से। यहां पर मतलब ये नेगेटिव पोटेंशियल पे है और ये पॉजिटिव पोटेंशियल पे है, इसको हमने पॉजिटिव पोटेंशियल पे रखा है इस एनोड को। ठीक है, चलो अब मेरी बात को सुनना ध्यान से। जैसे ही आप लाइट को फॉल कराते हो ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, है ना, मतलब अगर जो लाइट आपने फॉल कराई है उसका जो फोटोन है उसकी फ्रीक्वेंसी सफिशिएंट है, मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट अगर उस पर फॉल हो रही है, देन इस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाएगा, है कि नहीं। क्लियर है आपको। चलो तो अब देखो ध्यान से, जैसे ही आपने यहां पर फॉल कराया इलेक्ट्रॉन एमिशन टेक्स प्लेस और वो इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, है कि नहीं। तो आप बताओ यहां पर इलेक्ट्रॉन का कंडक्शन भी शुरू हो गया, मतलब आपको यहां पर इस माइक्रो एम्पियर में डिफ्लेक्शन दिख जाएगा, मतलब यहां पर करंट भी फ्लो कर रहा है, कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रिक करंट। इज इट क्लियर। ठीक है, मतलब मैंने कहा आपसे सिंपल यहां पर कि अगर आप लाइट को फॉल कराते हो ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी तो इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा, और क्योंकि दूसरा वाला प्लेट पॉजिटिव पोटेंशियल पे था तो वहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगाएगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स ड्रिफ्टिंग टुवर्ड द पॉजिटिव प्लेट एनोड। ठीक है, एंड हेंस द कंडक्शन स्टार्ट एंड द करंट कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रिक करंट। इज इट क्लियर। तो ये आपका सिंपल आपका सेटअप था। ठीक है, अब मेरी बात को सुनना, अब यहां से कुछ गहराई वाली बात शुरू हो रही है। ठीक है, अब यहां पर ऑब्जर्वेशंस किए गए और कुछ ग्राफ्स बनाए गए, ठीक है, और वहां से कुछ चीजें कंक्लूड की गई। ठीक है, चलो अब मेरी बात को सुनना ध्यान से। पहला जो ऑब्जर्वेशन किया गया वो ये कि जब आप लाइट के इंटेंसिटी को बढ़ाते हो, है ना, तो वहां पर यह देखा गया कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू बढ़ रही है ना। ऐसा क्यों? तो मेरी बात को सुनना ध्यान से। जब हम लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट बढ़ेगा, है कि नहीं, और जितना ज्यादा फोटॉन्स इंसिडेंट होगा उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे। और हम लोग जनरली ये कहते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन के एमिशन के लिए एक फोटॉन जिम्मेदार होता है कि नहीं। तो जितने ज्यादा फोटॉन्स इंसिडेंट होंगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे, और जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे मतलब उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट होंगे करंट में। और आपको पता तो है I इज इक्वल टू NE/T, है कि नहीं, मतलब जितने ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ज्यादा करंट होगा। तो आप जरा दिमाग लगाओ कि इंटेंसिटी ज्यादा तो आपका फोटॉन्स इंसिडेंट ज्यादा, फोटॉन्स इंसिडेंट ज्यादा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड ज्यादा, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड ज्यादा तो करंट की वैल्यू भी ज्यादा, है कि नहीं। तो यहां पर आप देखिए ध्यान से ऑब्जर्वेशन में, बाय कीपिंग फ्रीक्वेंसी एंड वोल्टेज कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज को हमने कांस्टेंट रखा हुआ है, ठीक है। इफ वी इंक्रीज इंटेंसिटी ऑफ लाइट देन नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट on metal surface increases, therefore more number of photoelectrons emit from a source, therefore photo current increases, photoelectric current increases। तो यहां पर आप ग्राफ देख सकते हैं, ये इंटेंसिटी को शो कर रहा है, ये फोटोइलेक्ट्रिक करंट को शो कर रहा है, और ये देखो स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब यहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये दोनों। इज इट क्लियर। ठीक है, तो यहां से आप अगर इस ऑब्जर्वेशन से कंक्लूजन निकालते हैं तो आप ये निकाल सकते हैं कि नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट, जो कि हम पहले प्रॉपर्टी में देख चुके हैं, है कि नहीं, वो यहां से भी आपको देखने को मिल रहा है। इज इट क्लियर। ठीक है, चलें नाउ व्हाट इज द सेकंड ऑब्जर्वेशन, देखो ध्यान से। सेकंड ऑब्जर्वेशन देखो, यहां पर मैंने ग्राफ जो प्लॉट किया है वो प्लॉट किया है बिटवीन फोटो इलेक्ट्रिक करंट एंड अप्लाइड वोल्टेज। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है ये,
ठीक है, यहां से जो कंक्लूजन निकलेगा ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आगे क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, ध्यान देना आप लोग। तो वाई एक्सिस पे है आपका फोटो इलेक्ट्रिक करंट और एक्स एक्सिस पे है आपका अप्लाइड वोल्टेज। ये आपका पॉजिटिव वोल्टेज है जो आप एनोड पे दे रहे हो। ठीक है, नाउ अब देखो क्या हुआ, जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ा रहे हो आपका जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो इंक्रीज हो रहा है कि नहीं। लेकिन एक ऐसा पर्टिकुलर वोल्टेज आया, ठीक है, जिसके बाद अगर आप वोल्टेज को बढ़ाओगे तो वहां पर करंट की वैल्यू नहीं बढ़ेगी, मतलब वहां पर करंट सैचुरेट हो गया है। ठीक है, तो ये जो आपका करंट है दिस इज IS एक्चुअली, ये से हम कहते हैं सैचुरेशन करंट। ये है आपका सैचुरेशन करंट। है कि नहीं। ठीक है, अब ये सैचुरेशन करंट क्या होता है, मेरी बात को सुनना ध्यान से। मतलब सैचुरेशन करंट इज अ कांस्टेंट करंट, मतलब एक ऐसा वोल्टेज दिया उसके बाद अगर आप वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट की वैल्यू में कोई इंक्रीमेंट नहीं होगी, मतलब करंट बिकम कांस्टेंट। ऐसा क्यों, तो मेरी बात को सुनना ध्यान से। देखो क्या होता है, जैसे ही आप लाइट को फॉल कराते हो ना, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ है ना, जो इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि सारे इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड चले जाएं उस पॉजिटिव प्लेट की तरफ। ठीक है, वो कब जाते हैं, जब आप इस प्लेट का, पॉजिटिव प्लेट का वोल्टेज बढ़ाते जाते हो। ठीक है, मान लो कि 100 इलेक्ट्रॉन्स इसने एमिट किया है कि नहीं, तो वो एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे जरूरी नहीं है कि पूरे 100 के 100 पहुंच जाएंगे पॉजिटिव प्लेट पे, मतलब जितने एमिट हुए हैं वो पूरे ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं करंट में, अभी ऐसा नहीं है। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप यहां पर वोल्टेज बढ़ाना शुरू करते हो, ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ रहे थे इस तरफ, एमिट हो चुके थे लेकिन नहीं आ रहे थे, वो भी आना शुरू करेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेटिंग इन करंट इंक्रीज होगा, तो करंट की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। तो वोल्टेज बढ़ाते गए, ठीक है, वो सारे एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ आते गए, लेकिन एक ऐसा वोल्टेज आएगा जिसपे सारा जो एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कलेक्ट हो जाएंगे बाय द एनोड। है कि नहीं, मतलब यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड वो पूरा पहुंच गया एनोड पे, मतलब जितने एमिटेड थे वो सब के सब पार्टिसिपेट हो गए करंट में, अब और कोई पार्टिसिपेट करने के लिए रहा ही नहीं, मतलब वहां पर करंट की वैल्यू क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। उसके बाद आप भले वोल्टेज बढ़ा दो, तो क्या वोल्टेज बढ़ाने से क्या वो अंदर, मतलब मेटल के इलेक्ट्रॉन को निकालेगा क्या, अंदर से निकालेगा क्या, नहीं, जितने एमिटेड थे उसी को ही ला पाएगा ना वो। और आप बताओ ना, इंटेंसिटी फिक्स है भाई, यहां पर इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी तो फिक्स है, तो इंटेंसिटी फिक्स है मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे पर सेकेंड वो भी फिक्स है कि नहीं, मतलब एक कांस्टेंट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे वहां पर, और अगर वो पूरा कलेक्ट हो गया बाय द पॉजिटिव प्लेट, ठीक है, तो वहां पर करंट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, क्योंकि I इक्वल टू एन बाई टी, और अगर n कांस्टेंट है तो I भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। है कि नहीं, ठीक है, तो हम कहते हैं कि सैचुरेशन करंट इज दैट करंट, ठीक है, एट विच all the emitted electrons get collected by the anode। है कि नहीं, मतलब उस केस में होता क्या है कि जितने इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं पर सेकेंड, है ना, वही उसका मतलब जितना रेट है एमिशन का उतना ही रेट है वहां पर फ्लो ऑफ चार्ज का। ठीक है, तो रेट ऑफ एमिशन कांस्टेंट है तो आपका रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कांस्टेंट है, मतलब करंट कांस्टेंट हो गया। इज इट क्लियर, ठीक है, कहानी क्लियर है आपको यहां पर। तो ये होता है आपका सैचुरेशन करंट, है ना। चलो अब यहां पर इस तरफ जरा ध्यान दो, नेगेटिव तरफ। अब आप देखो यहां पर आप नेगेटिव वोल्टेज दे रहे हो ना, ये देखो ये नेगेटिव वोल्टेज है, ठीक है। अब जरा दिमाग लगाओ, अगर आप वहां पर जो एनोड पे पोटेंशियल दिया था उसको अगर आप नेगेटिव वोल्टेज कर देते हो, तो ये बताओ जैसे ही आपने उसको नेगेटिव किया
वो रिपेल करना शुरू करेगा ना इलेक्ट्रॉन्स को। जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स उसकी तरफ आ रहे थे उसको वो रिपेल करना शुरू करेगा, है कि नहीं? मतलब वहां पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट डिक्रीजिंग, ठीक है। लेकिन यहां देखो, मान लो यहां पर आपने दिया, सपोज करो नेगेटिव वोल्टेज आपने 2 वोल्ट दिया, ये वाला वोल्टेज, है कि नहीं? तो आप बताओ यहां पर करंट की वैल्यू डिक्रीज होकर इतनी हो गई। मतलब आपने नेगेटिव वोल्टेज जो 2 वोल्ट दिया है वो सारे इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल नहीं कर पा रहा ना, है कि नहीं? ठीक है, अब आपने और नेगेटिव वोल्टेज को इंक्रीज किया तो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स रिपेल हुए, है कि नहीं? लेकिन तब भी जो मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स थे वो फिर भी आ रहे थे उस तरफ, है कि नहीं? लेकिन आपने फिर नेगेटिव वोल्टेज को बढ़ाते बढ़ाते एक ऐसा नेगेटिव वोल्टेज दिया जिसमें जो मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स उसके तरफ आ रहे थे उसको भी क्या कर दिया? रिपेल कर दिया, है कि नहीं? और उस वोल्टेज को, उस नेगेटिव वोल्टेज को जिसमें आपने मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स को भी आपने रिपेल कर दिया, दैट मैक्सिमम नेगेटिव वोल्टेज कॉल्ड एज स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये जो है आपका, ये क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ पोटेंशियल इज दैट नेगेटिव पोटेंशियल विच रिपेल द मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स। हाँ या ना? ठीक है, आ रही है बात समझ में आपको? यहां पर अब तुम्हारे मन में यह शायद सवाल आए कि सर एक बात बताओ कि जब किसी मेटल सरफेस पे इलेक्ट्रॉन फॉल होता है, सॉरी फोटॉन्स फॉल होता है, तो हर फोटॉन के पास सेम होती है एनर्जी क्योंकि फ्रीक्वेंसी सेम है। बिल्कुल सही बात है कि यार हर फोटॉन के पास क्या होगी? एनर्जी सेम होगी, है कि नहीं? मतलब जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे सबको सेम एनर्जी मिली होगी। तो सबको सेम एनर्जी मिली है, तो ये आप क्या कह रहे हो कि मोस्ट एनर्जेटिक वाले इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा ये? मतलब मोस्ट कह रहे हो, मतलब हर इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी अलग अलग होगी? हां होगी। तो ऐसा क्यों? तो मेरी बात को सुनना ध्यान से आप लोग, ठीक है? देखो क्या हुआ, यहां पर मान लो 20 इलेक्ट्रॉन्स थे, उन 20 इलेक्ट्रॉन्स को सेम एनर्जी मिली थी। बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल सही है। मान लो हर इलेक्ट्रॉन्स को सपोज करो 5-5 जूल ऑफ एनर्जी मिली है हर एक को, क्योंकि फोटोन की एनर्जी थी 5 जूल, है ना? लेकिन हर इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी लेके बाहर आया है। ऐसा क्यों? तो मेरी बात को सुनना ध्यान से। क्या होता है यहां पर कि जब इलेक्ट्रॉन्स निकलता है, ठीक है, तो निकलते वक्त उसका अंदर कोलिजन होता है। मतलब जो उसने एनर्जी रिसीव की है, ठीक है, उसका कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी डिसिपेट हो जाता है उस कोलिजन में। मतलब अगर कोई इलेक्ट्रॉन ज्यादा दिक्कतें झेल के बाहर आया है, मतलब वो कम एनर्जी लेके बाहर आया है। और जिस इलेक्ट्रॉन में कोलिजन बहुत कम हुआ है कि नहीं, वो अच्छा खासा एनर्जी लेके आया है बाहर, है कि नहीं? मतलब एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स का यहां पर कंक्लूजन है चीज, जो एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हर एक की एनर्जी सेम नहीं होती है कि नहीं? मतलब उनकी एनर्जी 0 से लेके मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी तक होती है कि नहीं? तो 0 किसकी? ठीक है, जिसको एनर्जी तो मिली पूरी, लेकिन बाहर निकलते निकलते सारी एनर्जी खत्म हो गई उसकी, तो वो सिर्फ इजेक्ट हो गया, वो काइनेटिक एनर्जी लेके बाहर नहीं आ पाया। और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का मतलब जिसमें कोलिजन में बहुत ही कम एनर्जी स्पेंड हुआ है, वो अच्छा खासा एनर्जी लेके बाहर निकला है कि नहीं? तो यहां पर कंक्लूजन ये निकला कि एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होती है, ठीक है? और ये जो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल है, ये वो नेगेटिव वोल्टेज होता है जो मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स को भी रिपेल कर दे। मतलब इस नेगेटिव वोल्टेज से हमें, मतलब वहां पर वो एनर्जी देते हैं, इस नेगेटिव वोल्टेज से वो एनर्जी मिलती है जो उस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को ओवरकम कर दे। तो जरा सोचो, अगर V0 आप देते हो नेगेटिव वोल्टेज जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को क्या कर दे? ओवरकम कर दे, है कि नहीं? इसका मतलब यहां पर हम कहेंगे E इंटू V0 इज इक्वल टू K मैक्स। यहां पर लिखा हुआ है ये चीज,
मतलब नेगेटिव वोल्टेज से जो आपने एनर्जी दी ओवरकम करने के लिए, दैट शुड बी इक्वल टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ना, है कि नहीं? तो E इंटू वी नॉट इक्वल टू के मैक्स। इज इट क्लियर? ठीक है, तो यहां ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ठीक है, तो यहां से अपने को बहुत कुछ कंक्लूजन करने को मिला। इज इट क्लियर? पक्का? चले अब हम आगे बढ़ते हैं, जो आपका थर्ड ऑब्जर्वेशन है उसको भी हम लोग ग्राफ के फॉर्म में देखेंगे, ठीक है? चलो अब यहां पर जो थर्ड है, ठीक है, यहां पर क्या ऑब्जर्वेशन किया गया, सुनना ध्यान से। यहां पर देखो, यहां पर 3 लाइट यूज की गई हैं, ठीक है, और तीनों की इंटेंसिटीज अलग अलग हैं, लेकिन तीनों की फ्रीक्वेंसी सेम है कि नहीं? 3 लाइट हैं, तीनों की इंटेंसिटी अलग अलग है, लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम है, ठीक है? चलो अब बताओ, यहां पर ये जो लाइट है इसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है I3, सबसे कम किसकी है? I1 की, ठीक है? अब जरा सोचो, इंटेंसिटी ज्यादा तो नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट ज्यादा, और नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट ज्यादा तो वहां पर नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड ज्यादा। मतलब इंटेंसिटी ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा एमिट होंगे, और इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा एमिट होंगे मतलब पार्टिसिपेशन वाले इलेक्ट्रॉन्स करंट में ज्यादा होंगे। मतलब ऑब्वियस ही बात है कि जिसका इंटेंसिटी ज्यादा होगा उसका सैचुरेशन करंट भी ज्यादा होगा। तो आप देख सकते हैं ये ग्राफ है बिटवीन फोटो करंट एंड आपका वोल्टेज, है कि नहीं? तो ये देखो, सैचुरेशन करंट I3 के लिए ज्यादा है और I1 के लिए कम है कि नहीं? लेकिन उन सबको स्टॉप करने के लिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो सेम है। अब यहां से कुछ अपन को सीखने को मिलेगा, ठीक है? सुनना बस ध्यान से यहां पर बेटा, ठीक है? देखो, यहां पर स्टॉपिंग पोटेंशियल सभी के लिए सेम क्यों हुआ? क्योंकि मेरी बात को सुनना ध्यान से, स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड करता है किस पे? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पे। और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। तुम ये बताओ, जितने ज्यादा फ्रीक्वेंसी का फोटोन इंसिडेंट कराओगे उतना ज्यादा एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा ना, ठीक है कि नहीं है? और ये बताओ, एनर्जी ऑफ फोटोन इज h न्यू, तो फोटोन की एनर्जी डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पर, है कि नहीं? और जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा आपकी एनर्जी, मतलब उतनी ज्यादा एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी, है कि नहीं? इसका मतलब कि आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है E V नॉट इक्वल टू K मैक्स, एंड K मैक्स डिपेंड ऑन एनर्जी ऑफ फोटोन, एंड एनर्जी ऑफ फोटोन डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी, एंड हियर फ्रीक्वेंसी इज कांस्टेंट, है कि नहीं? इंटेंसिटी पे आपका K मैक्स डिपेंड नहीं करता, इसीलिए यहां पर स्टॉपिंग पोटेंशियल हर एक के लिए क्या है? सेम है, क्योंकि यहां पर फ्रीक्वेंसी क्या है? ये कांस्टेंट है। यहां पर आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, इसलिए आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कांस्टेंट है। क्लियर है यहां पर कहानी? ठीक है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि K मैक्स डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी, ठीक है, नॉट ऑन इंटेंसिटी। है कि नहीं? ठीक है, चलें, तो यहां से बेटा अपने को एक और कंक्लूजन मिला कि जो K मैक्स है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती है। इसका मतलब जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करेगी। इज इट क्लियर? ठीक है, अब यहां पर मेरी बात को सुनना, जो आपका चौथा ऑब्जर्वेशन है, ठीक है? चलो भाई, हर ग्राफ में आपको कुछ ना कुछ कंक्लूजन देखने को मिलेगा, और यहां से जो क्वेश्चंस बनते हैं ना वो बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल बनते हैं, लॉजिकल बनते हैं बिल्कुल, ठीक है? तो हर पॉइंट को बिल्कुल ध्यान से आपको समझना पड़ेगा, ठीक है? चलो अब देखो ध्यान से आगे। अब जो आपको चौथा ग्राफ दिख रहा है वो ग्राफ है बिटवीन फोटो करंट एंड अगेन वोल्टेज, ठीक है? अब आप देखो ध्यान से, यहां पर हमने लाइट के इंटेंसिटी को फिक्स रखा हुआ है, मतलब 3 लाइट लिए हमने, लेकिन तीनों की इंटेंसिटी फिक्स है, तो यहां पर इंटेंसिटी कांस्टेंट है।
इंटेंसिटी कांस्टेंट है, ठीक है। इसका मतलब सैचुरेशन करंट भी कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि इंटेंसिटी कांस्टेंट है तो नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स कांस्टेंट है, ठीक है। मतलब आपका सैचुरेशन करंट भी कांस्टेंट है। तो आप देख सकते हैं तीनों लाइट का सैचुरेशन करंट सेम है, लेकिन फ्रीक्वेंसीज अलग अलग है। मतलब फ्रीक्वेंसीज अलग अलग हैं तो हर केस में आपका जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो अलग अलग होगा, है कि नहीं। और अगर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी सबका अलग अलग है तो ऑब्वियस सी बात है स्टॉपिंग पोटेंशियल भी अलग अलग होगा, है कि नहीं। तो आप देखो यहां पर ये ν3 ν2 ν1 की लाइट्स हैं, यहां पर ν3 सबसे ज्यादा है, तो अगर फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी सबसे ज्यादा होगा, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल उसके लिए भी ज्यादा होगा, है कि नहीं। तो ये देखो आप, इस वाले लाइट के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा है, इसके लिए कम, इसके लिए और कम, है कि नहीं। सिंपल है। इसके लिए हमने डिस्कशन कर ही लिया था कि फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है आपकी स्टॉपिंग पोटेंशियल, है ना। तो मोर द फ्रीक्वेंसी मोर द स्टॉपिंग पोटेंशियल। इज इट क्लियर? ठीक है, चलें। तो ये हो गया आपका ग्राफ 4th। अब हम शुरू करेंगे आपका एक इक्वेशन दैट इज कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से आपके न्यूमेरिकल्स बनते हैं बहुत अच्छे लेवल के, ठीक है। शुरू करें, चलो। अब देखिए यहां पर फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन में मतलब क्या हम देखने वाले हैं, देखो आपने क्या किया, एक मेटल सरफेस पे लाइट फॉल कराई आपने ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो मान लो जो आपकी एनर्जी है वो है एच न्यू, ठीक है। एच न्यू एनर्जी की आपने फोटोन फॉल कराई, ठीक है। उस एनर्जी का कुछ पार्ट, मतलब 1 पार्ट यूज हुआ फॉर इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब वो जो पार्ट ऑफ एनर्जी होगा वो वर्क फंक्शन के बराबर होगा, ठीक है। उसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट है वो यूज होगा टू प्रोवाइड काइनेटिक एनर्जी टू दी इलेक्ट्रॉन्स, है ना। सपोज एग्जांपल लेते हैं, मैंने कहा मान लो आपने फोटोन जो इंसिडेंट कराया उसकी एनर्जी है 10 जूल, ठीक है। और मान लो उस मेटल सरफेस का वर्क फंक्शन है, सपोज करो आपका 6 जूल, ठीक है। तो आप बताओ उस 10 जूल का 6 जूल किस में इस्तेमाल हुआ, सिर्फ इजेक्शन के लिए, है ना। और जो रिमेनिंग 4 जूल है वो किस में यूज हुआ, टू इंपार्ट काइनेटिक एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन्स, है कि नहीं, ठीक है। अब मेरी बात को सुनना ध्यान से। ये तो हम कहते हैं कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो डिफरेंट एनर्जी से बाहर आएंगे, है कि नहीं। लेकिन हम लोग जो इक्वेशन लिखते हैं उसमें हम जो काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं। मतलब हम ये मानते हैं कि कोलिजन से जो एनर्जी का लॉस हुआ है वो नहीं है, ठीक है। तो जो भी हम इक्वेशन लिखेंगे उसमें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में इक्वेशन लिखना है अपने को। क्लियर है, ठीक है। तो सुनना ध्यान से, मैंने कहा कि मान लो आपका एच न्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी आपने इंसिडेंट कराया, तो उसका 1 पार्ट यूज हुआ टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन, है कि नहीं, विच इज इक्वल टू वर्क फंक्शन, एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ एनर्जी यूज टू इंपार्ट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, है कि नहीं। तो ये बताओ एच न्यू इक्वल टू फाई नॉट प्लस के मैक्स इज द फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से आप लोग सुनना, इधर देखो मैंने क्या बोला, एच न्यू इज इक्वल टू फाई नॉट प्लस के मैक्स, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दो, ये जो आपका फाई नॉट है, ठीक है, ये फाई नॉट क्या होता है, वर्क फंक्शन, मतलब मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये जो फाई नॉट है इसको मैं लिखूंगा H इंटू न्यू नॉट, क्योंकि ये मिनिमम एनर्जी है तो यहां पर फ्रीक्वेंसी भी क्या होना चाहिए, मिनिमम फ्रीक्वेंसी होना चाहिए। और मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, है कि नहीं। मतलब H इंटू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज वर्क फंक्शन। इज इट क्लियर। तो आपका जो फाई नॉट है वो H इंटू न्यू नॉट होता है। इज इट क्लियर, ठीक है। तो ये आपका है सिंपल सा फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, इस पे न्यूमेरिकल बनते हैं, कुछ नहीं है, इसमें से कुछ अननोन कर देगा और आपको वैल्यू फाइंड करनी है। इज इट क्लियर, ठीक है। और यहां पर देखो जैसा कि मैं बता चुका था आपको
जो के मैक्स है, ये के मैक्स किसके बराबर होता है? E इंटू वी नॉट। यहां पर वी नॉट क्या होगा? स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ पोटेंशियल। ठीक है, तो ये था आपका सिंपल फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। इज इट क्लियर? अब हम यहां पर इस इक्वेशन के हेल्प से एक ग्राफ हमें ड्रॉ करना है। ठीक है, तो वहां पर थोड़ा सा मैथ्स इस्तेमाल होगा। चलो आप देखते हैं, हम लोग यहां पर देखें ध्यान से। ये देखें ग्राफ बिटवीन आपका वी नॉट, ये वी नॉट है, एंड न्यू फ्रीक्वेंसी, मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में अपन को ग्राफ बनाना है। आप बताओ ना, स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है कि नहीं करती है? करती है ना भाई। तुम ये बताओ, स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड करती है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पे, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी, तो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी डिपेंड करेगा ना फ्रीक्वेंसी पर। ठीक है, चलो अब देखो ध्यान से, सुनो। यहां पर ये आपका y एक्सिस पर v नॉट, ये आपका v नॉट, और यहां पर x एक्सिस पे क्या है? न्यू। ठीक है, अब आप देखो, जब आपका फ्रीक्वेंसी 0 से इंक्रीज होगा तो कुछ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी तक तो कोई स्टॉपिंग पोटेंशियल की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहां से लेके यहां तक के फ्रीक्वेंसी में इजेक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि यह है आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, है कि नहीं? तो अप टू दैट मिनिमम फ्रीक्वेंसी कोई इजेक्शन ही नहीं है, और अगर कोई इजेक्शन ही नहीं है तो भैया तुम स्टॉप किसको करोगे? मतलब वहां पर स्टॉपिंग पोटेंशियल रिक्वायरमेंट नहीं है। हां, उस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बाद अगर आपका इंसिडेंट लाइट का फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो ऑब्वियस ही बात है उसका के मैक्स भी बढ़ेगा, और के मैक्स बढ़ेगा तो उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ेगा। तो हम कहते हैं कि अबव थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, है कि नहीं? तो यहां पर हम कहते जरूर है कि आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, लेकिन यहां पर एक वर्ड आपको मेंशन करना पड़ेगा कि अबव थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इज इट क्लियर? ठीक है, तो यहां पर हम बोल सकते हैं अबव थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड ऑन, डायरेक्टली डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी। इज इट क्लियर? ठीक है, चलो अब मैं इस ग्राफ को मैं बताता हूं आपको एक इक्वेशन की हेल्प से। ठीक है, आप लोगों ने मैथ्स से बेटा स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पढ़ी थी ना, y इक्वल टू mx प्लस सी, उसका ही इस्तेमाल यहां पर मैं करने वाला हूं। ठीक है, बस ध्यान से देखना आप लोग। ये देखो, अभी बताओ जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन आपने पढ़ी थी वो क्या था आपका? h इंटू न्यू इज इक्वल टू h न्यू इक्वल टू, एक काम करते हैं इसको नेक्स्ट पेज में देखते हैं अपन। देखो ध्यान देना आप लोग, यहां पर बाय फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन h न्यू इज इक्वल टू फाई नॉट प्लस आपका k मैक्स। ठीक है, मुझे ग्राफ बनाना है बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी, है कि नहीं? चलो अब ध्यान देना आप लोग, यहां पर आपका ये फ्रीक्वेंसी तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये फाई नॉट को क्या मैं लिख सकता हूं? h न्यू नॉट, वेयर न्यू नॉट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, प्लस ये जो k मैक्स है, क्या इसको आप लिख सकते हो ev नॉट। ठीक है, अब यहां पर मुझे y इक्वल टू mx प्लस सी के फॉर्म में लाना है इसको। तो यहां पर y कौन है? स्टॉपिंग पोटेंशियल, मतलब मुझे v नॉट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी यहां पर। देखो ध्यान से, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? ev नॉट इज इक्वल टू h न्यू माइनस h न्यू नॉट। ठीक है, तो ev नॉट इक्वल टू दिस माइनस दिस। ठीक है, अब आप देखो v नॉट इज इक्वल टू h न्यू अपॉन e माइनस h न्यू नॉट
अपॉन ई, है कि नहीं? अब आप देखो ध्यान से, यहां पर इधर देखो, ये हमारा y का रोल कर रहा है, ठीक है, ये हमारा x का रोल कर रहा है। तो आप बताओ y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से अगर आप कंपेयर करो तो यहां पर m की वैल्यू क्या होगी? h अपॉन ई, ठीक है। तो यहां पर आप देखो जो स्लोप होगा वो होगा आपका h अपॉन ई, और आप बताओ h क्या होता है? प्लैंक कांस्टेंट, जो कि कांस्टेंट है। E क्या होता है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, कांस्टेंट है। तो आप बताओ स्लोप क्या रहेगा? कांस्टेंट, और अगर स्लोप कांस्टेंट है तो स्ट्रेट लाइन बनेगा ना, ठीक है। अब आप देखो यहां पर ये जो आपका माइनस एच न्यू नॉट अपॉन ई है, ठीक है, ये क्या होगा? आपका इंटरसेप्ट। तो यहां पर इंटरसेप्ट नेगेटिव है कि नहीं? तो इंटरसेप्ट नेगेटिव है, मतलब जो ग्राफ है वो नीचे से बनेगा ना, ऐसे, है कि नहीं? तो ये होगा आपका नेगेटिव इंटरसेप्ट। तो वो नेगेटिव इंटरसेप्ट कितना होगा बताओ? ये होगा आपका माइनस एच न्यू नॉट अपॉन ई, है कि नहीं? या फिर हम बोल सकते हैं ये एच न्यू नॉट क्या होता है? फाई नॉट। तो आपका यहां इंटरसेप्ट क्या होगा? माइनस फाई नॉट अपॉन ई, है कि नहीं? ठीक है। और यहां पर देखो जो स्लोप है इसका, वो स्लोप क्या होगा? एच अपॉन ई। इज इट क्लियर? और ये होगा आपका मिनिमम फ्रीक्वेंसी, दैट इज न्यू नॉट। हाँ या ना? ठीक है। इसका मतलब अगर ग्राफ नीचे से बन रहा है तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के बाद ही आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगा ना। इज इट क्लियर? ठीक है। चलें, तो ये ग्राफ मैंने आपको मैथमेटिकली यहां पर बताया, ठीक है कि नहीं है? अब मेरी बात को सुनो ध्यान से। अब मैं यहां पर दो मेटल ले रहा हूं मैं, ठीक है, मेटल ए और मेटल बी, और इन दोनों का मैं ग्राफ बना रहा हूं बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। मेरे पास दो मेटल है ना, दोनों मेटल का मैं ग्राफ बनाऊंगा बिटवीन वी नॉट एंड न्यू, ठीक है। तो बताना ग्राफ कैसा होगा, ठीक है। जरा ध्यान देना आप लोग यहां पर, ये देखो, ये आपका ग्राफ है बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी। यहां पर दो मेटल हैं, ठीक है, मेटल ए मेटल बी। तो जब इन दोनों का ग्राफ बनाया गया एक ही ग्राफ पेपर पे, तो इन दोनों का ग्राफ आपस में पैरेलल दिखे। क्यों पैरेलल दिखे? क्योंकि आप बताओ यहां पर जब ग्राफ बनाते हैं तो अभी हमने स्लोप कैलकुलेट किया था, स्लोप कितना था? तो यहां पर आपका स्लोप था h अपॉन ई। और ये बताओ क्या ये h और e आपके मेटल पर डिपेंड करेंगे क्या? नहीं। तो भाई दोनों का ग्राफ का स्लोप सेम होगा, और अगर स्लोप सेम है तो आपको मालूम है ना ग्राफ कैसे होते हैं? पैरेलल होते हैं। लेकिन हां यहां पर जो आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है दोनों का वो अलग अलग होगा, है कि नहीं? क्योंकि दोनों का जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट है, जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायरमेंट है, वो अलग अलग हो सकती है कि नहीं? तो अगर मान लो मेटल ए का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कम है, ठीक है, और मेटल बी का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा है कि नहीं? ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर ग्राफ जो है वो कैसा होगा? पैरेलल होगा, ठीक है। तो मेरा बताने का मुद्दा बस यही था कि यहां पर ग्राफ्स पैरेलल होंगे बिकॉज स्लोप कांस्टेंट है, लेकिन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग अलग हो सकती है बिकॉज मेटल का नेचर अलग अलग हो सकता है। इज इट क्लियर? ठीक है। चलें, अब हम बात करते हैं आपके लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, ठीक है। देखो ध्यान से आप लोग, यहां पर ये आपके चार लॉज हैं, लेकिन आपको ऑलमोस्ट सारी चीजें डिस्कस्ड मिलेंगी अभी, ठीक है। देखो ध्यान से, पहला लॉ क्या बोल रहा है? द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। बिल्कुल सही है भाई, कितने फोटॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, ठीक है, वो डिपेंड करती है कितने फोटॉन्स इंसिडेंट होंगे, और कितने फोटॉन्स इंसिडेंट होंगे वो डिपेंड करती है लाइट की इंटेंसिटी कितनी ज्यादा है। जितनी ज्यादा इंटेंसिटी उतने ज्यादा फोटॉन्स एमिट होंगे सोर्स से, मतलब उतने ज्यादा इंसिडेंट होंगे सरफेस पे, मतलब उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे, है कि नहीं? तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। बिल्कुल सही है, ये पहला लॉ होता है।
दूसरा क्या है, देयर इज अ लोअर लिमिट ऑफ फ्रीक्वेंसी कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बिलो विच नो एमिशन टेक्स प्लेस, है ना, मतलब उसके पहले कोई एमिशन नहीं होगा. हाउएवर हाई द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन में बी, मतलब कितनी भी ज्यादा इंसिडेंट बीम की इंटेंसिटी हो जाए, कितनी भी ज्यादा इंटेंसिटी हो जाए, ठीक है, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो वहां पर इजेक्शन नहीं होगा, है कि नहीं. तो देयर विल बी अ मिनिमम फ्रीक्वेंसी, ठीक है, अबव विच एमिशन टेक्स प्लेस. इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये था आपका सेकेंड लॉ, मतलब सेकेंड स्टेटमेंट ऑफ लॉ. ठीक है, नाउ थर्ड, अबव थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये अबव थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, नॉट ऑन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट. मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के ऊपर जो आपका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो किस पर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है. ये अपन डिस्कस किया ही था कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी, नॉट ऑन इंटेंसिटी, है कि नहीं. मतलब जो हमने ग्राफ्स देखे थे ना, ठीक है कि नहीं है, वहीं से जो कंक्लूजन निकले हैं उसको यहां पर स्टेटमेंट के फॉर्म में दिया गया है कि नहीं. तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे. एंड लास्ट, द एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस. मतलब जो फोटो इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा ना वो इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होगा. मतलब जैसे ही फोटोन इंसिडेंट होगा तुरंत इलेक्ट्रॉन निकलेगा. मतलब यहां पर टाइम लैग नहीं होगा. इट इज इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, इंस्टेंट प्रोसेस, कट कट निकला बिल्कुल, है कि नहीं. क्लियर है आपको ये चीज. तो ये थे आपके 4 स्टेटमेंट लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. अब हम आगे डिस्कस करेंगे आपके डी ब्रोगली वेव को लेके. ठीक है, शुरू करें, चलो. देखिए यहां पर क्या बोलता है डी ब्रोगली वेव में. डी ब्रोगली जी ने कहा था कि कोई भी पार्टिकल हो, ठीक है, चाहे वो चार्ज हो, अनचार्ज हो, कुछ भी हो, ठीक है, अगर वो मोशन में है तो वो अपने साथ एक वेव पोजेस करता है. मतलब अपने साथ वो एक वेव एसोसिएट करके रखता है. ठीक है, वो उसके मोशन को पूरा कंट्रोल करता है. ठीक है, द वेव एसोसिएटेड विद द मूविंग पार्टिकल कंट्रोल द पार्टिकल इन एवरी रेस्पेक्ट, है कि नहीं. ठीक है, तो डी ब्रोगली जी ने कहा कि भैया कोई भी पार्टिकल हो अगर वो मोशन में है ना, ठीक है, तो उसके साथ एक वेव एसोसिएटेड रहेगा. इज इट क्लियर? दिस वेव कॉल्ड एज मैटर वेव्स, है ना, एंड ऑल्सो कॉल्ड एज डी ब्रोगली वेव. ठीक है कि नहीं है? ठीक है, तो अगर कोई मूविंग पार्टिकल वेव एसोसिएट कर रहा है तो उसका एक वेवलेंथ भी होगा. तो वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव या डी ब्रोगली वेव इज गिवन बाय h अपॉन m into v, where h is Planck constant, m is mass of particle and v is velocity of particle. और आप जानते हैं mv को हम क्या बोल सकते हैं, मोमेंटम. तो आपका h अपॉन p होगा आपका वेवलेंथ, है कि नहीं. ठीक है, अब यहां से जरा एक चीज जरा सोचो. ठीक है, अगर मैं यहां पर v की वैल्यू, अगर मैं यहां पर v की वैल्यू लेता हूं 0, है कि नहीं, मतलब ऑब्जेक्ट मैंने रेस्ट पे मान लिया. तो अगर तुम यहां पर पुट करते हो v की वैल्यू 0, तो आप बताओ लैम्डा की वैल्यू कितनी होगी, इनफाइनाइट. और लैम्डा की वैल्यू इनफाइनाइट का मतलब बहुत बड़ी वेवलेंथ. मतलब एक तरीके से वेव कंप्लीट ही नहीं होगा एक, मतलब वहां पर कोई वेव एसोसिएटेड नहीं रहेगा, है ना भाई. वेवलेंथ इनफाइनाइट आ गया. ठीक है, इसका मतलब कि वहां पर जो एक वेव बनेगा वो इनफाइनाइट डिस्टेंस बनेगा, मतलब वेव बनेगा ही नहीं. मतलब अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है मतलब कोई वेव पोजेस नहीं करेगा वो. इज इट क्लियर? ठीक है, मतलब मोशन में है तो ही वो वेव एसोसिएट करेगा. इज इट क्लियर? ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस की. ठीक है, जैसे हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल एंड इट्स काइनेटिक एनर्जी. तो आप बताओ, ये देखो, ये होता है वेवलेंथ इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी.
ठीक है, ये आप डिराइव कर सकते हो, है ना। अभी आपने क्या देखा कि लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी, और पी मतलब मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच का रिलेशन आपको पता ही होगा, P इज इक्वल टू रूट ऑफ 2m काइनेटिक एनर्जी। तो आपने ये पुट कर दिया, ये आ गया रिलेशन। ठीक है, तो ये है रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड वेवलेंथ। नाउ रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ एंड टेम्परेचर। ठीक है, तो यहां पर ये आपका वेवलेंथ इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट ऑफ 3m k इंटू टेम्परेचर। यहां पर k क्या होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है। क्या होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, हियर k इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 11th में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में। ठीक है, चलो, तो ये हो गया आपका, और ये T क्या है, टेम्परेचर। हियर T इज टेम्परेचर। ठीक है, तो ये रिलेशन होता है बिटवीन वेवलेंथ एंड टेम्परेचर। इज इट क्लियर? ठीक है, नाउ अब हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड वेवलेंथ। ठीक है, मतलब किसी चार्ज पार्टिकल को अगर एक्सेलरेट करना है, मतलब किसी चार्ज पार्टिकल को वेलोसिटी प्रोवाइड करनी है, तो उसके लिए मुझे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना होता है कि नहीं। तो पोटेंशियल डिफरेंस एंड वेवलेंथ के बीच का रिलेशन देखते हैं अपन। चलो आओ देखो ध्यान से, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड वेवलेंथ ऑफ चार्ज पार्टिकल। तो ये होता है आपका लैम्डा इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m qv, वेयर q इज चार्ज ऑफ पार्टिकल एंड v इज पोटेंशियल डिफरेंस जो आपने अप्लाई किया है कि नहीं। तो यहां पर q क्या है, चार्ज, एंड v इज व्हाट, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, नाउ अब अगर हम यहां पर इलेक्ट्रॉन की बात कर लें, क्योंकि जनरली जो चार्ज पार्टिकल हम लेते हैं क्वेश्चंस में वो इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो वेवलेंथ होगा वो क्या होगा, ध्यान देना। तो वेवलेंथ ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय 12.27 अपॉन रूट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, इतना एंगस्ट्रॉम। ठीक है, मतलब यहां पर क्या किया गया कि h की वैल्यू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और q क्या होगा, E। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, h, इन सब की वैल्यू पुट करने के बाद ये वैल्यू आती है कि नहीं। अब तुम बार बार न्यूमेरिकल में ये सारा पुट करके सॉल्व करोगे तो टाइम टेकिंग होगा, है ना। तो इलेक्ट्रॉन के केस के लिए आप उसका वेवलेंथ याद रख लो कि 12.27 अपॉन रूट ऑफ जो भी वोल्टेज दोगे, इतना एंगस्ट्रॉम होगा उसका वेवलेंथ। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये हो गया आपका वेवलेंथ ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। इज इट क्लियर? ठीक है, नाउ अब मेरी बात को सुनना ध्यान से। अब क्योंकि अभी अपन ने डिस्कस किया, मतलब डी ब्रोगली जी ने कहा कि कोई भी पार्टिकल अगर मोशन में है तो वो वेव एसोसिएट करेगा, है कि नहीं। तो यहां पर डेविजन एंड जर्मर जी ने एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया था जिससे इलेक्ट्रॉन, मूविंग इलेक्ट्रॉन्स का वेव नेचर एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया था उन्होंने। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे वेव नेचर ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन्स का एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन, है कि नहीं। चलो शुरू करते हैं हम लोग, यहां पर ध्यान देना। एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इधर ध्यान देना आप लोग, यहां पर यह आपका अरेंजमेंट है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट है जिससे यह प्रूव होगा कि इलेक्ट्रॉन्स अगर मोशन में है तो उसका वेव नेचर होता है। ठीक है, ध्यान देना, यहां पर मैं समझाता हूं क्या क्या चीजें हैं। यहां पर देखो, पहला तो यहां पर आप देखो, ये आपको दिख रहा है, ये F मतलब फिलामेंट है, ये फिलामेंट। ठीक है, फिलामेंट मतलब ये इलेक्ट्रॉन एमिट करने वाला है। कैसे एमिट करने वाला है, अगर हम इसमें करंट फ्लो कराएंगे। ठीक है, तो ये देखो, हमने यहां पर लो टेंशन बैटरी से हमने यहां पर करंट प्रोवाइड किया फिलामेंट को, तो फिलामेंट को दिया करंट, तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से वहां पर क्या डेवलप हुआ, हीट, और हीट डेवलप हुआ मतलब जो उसके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एमिट होंगे। ठीक है, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या दिख रहा है आपको, ये एनोड है, एनोड।
एनोड को हमने पॉजिटिव वोल्टेज दी है, पॉजिटिव वोल्टेज हाई टेंशन बैटरी से। अब देखो ये जो आपका पॉजिटिव पोटेंशियल का ये सिलेंडर है, ये बेसिकली सिलेंडर है जिसमें एक नैरो ओपनिंग है ना। तो इसने क्या किया, जो भी एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, मतलब एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स को एक इलेक्ट्रॉन बीम में कन्वर्ट कर दिया, है कि नहीं। तो वो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये देखो वो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को आपने एक टारगेट पर हिट कराया। ये निकल मटेरियल का होता है टारगेट, है कि नहीं। तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन बीम इस निकल टारगेट पे हिट हुए तो बाय द एटम्स ऑफ निकल क्रिस्टल वो इलेक्ट्रॉन बीम स्कैटर हुआ, है कि नहीं, वो स्कैटर हुआ। तो ये रहा आपका स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन बीम, ठीक है। और इस स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन बीम के इंटेंसिटी को डिटेक्ट किया गया विद द हेल्प ऑफ दिस मूवेबल कलेक्टर। ये इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर है, ये जिसको हम मूव करते रहते हैं, है कि नहीं, डिफरेंट एंगल पर। ये आपका स्कैटरिंग एंगल होगा थीटा। आ रही है बात समझ में आपको यहां पर, ठीक है। तो मेरी बात को सुनना ध्यान से, यहां पर इधर देखो क्या हुआ कहानी। जैसे ही आप क्या करोगे, यहां पर यह ऑब्जर्व हुआ कि जैसे ही मैंने इसको मूव करना शुरू किया, मतलब स्कैटर्ड बीम जो आ रही है इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, उसको कलेक्ट करना शुरू किया। मतलब बेसिकली इस कलेक्टर के थ्रू हम इस स्कैटर्ड बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन के इंटेंसिटी को चेक कर रहे थे, ठीक है। तो ऐसा नोटिस किया गया कि एक पर्टिकुलर एंगल पे और एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे, यहां पर हमने एक पर्टिकुलर वोल्टेज दिया और एक पर्टिकुलर एंगल पे हमने ऑब्जर्व किया कि इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड बीम इज मैक्सिमम, है कि नहीं। और उसके पहले एंगल और उसके बाद के एंगल में इंटेंसिटी डिक्रीज हुई। तो आप देख सकते हैं ना, यहां पर क्या ऑब्जर्व किया गया कि एक पर्टिकुलर पोजीशन पे, एक पर्टिकुलर स्कैटरिंग एंगल पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम क्या हुई, मैक्सिमम हुई, है कि नहीं। मतलब यहां पर हमें क्या दिखा, उसका डिफ्रैक्शन दिखा हमें। एंड दिस प्रूफ द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर आपको जो इंटेंसिटी का वेरिएशन दिख रहा है एट डिफरेंट स्कैटरिंग एंगल, दिस शोज द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम, है कि नहीं, ठीक है। तो यहां पर क्या देखा गया एक्चुअली में कि जब थीटा की वैल्यू 50 डिग्री है और यहां पर अप्लाइड वोल्टेज अगर 54 वोल्ट है, ठीक है, इस केस में इंटेंसिटी मैक्सिमम देखी गई। भाई डिफरेंट एंगल पे, डिफरेंट स्कैटरिंग एंगल पे इंटेंसिटी चेक की गई, है कि नहीं। लेकिन जब देखा कि थीटा की वैल्यू 50 डिग्री है और अप्लाइड वोल्टेज 54 वोल्ट है, उस केस में इंटेंसिटी मैक्सिमम देखी गई। इज इट क्लियर, ठीक है। तो यह कहानी है, मतलब यह एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है जहां से बताई गई कि हां इलेक्ट्रॉन अगर मोशन में है तो उसका वेव नेचर होगा, है कि नहीं, क्योंकि उसने डिफ्रैक्शन शो किया है। और अगर कोई डिफ्रैक्शन शो कर रहा है मतलब उसका वेव नेचर होगा। इज इट क्लियर, ठीक है, कहानी क्लियर है आपको यहां पर। चलें, तो यहां पर अपना खत्म होता है ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर का क्विक रिवीजन, ठीक है। तो आप लोग जरूर इस वीडियो को अच्छे से देखें, तभी आप एग्जाम्पलर क्वेश्चन की तरफ जाएं, ताकि वहां पर आपको सॉल्व करने में कॉन्फिडेंस मिले, ठीक है। चलें, तो बस मैं आपको एक चीज इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि जैसा कि आपको पता है कि मैग्नेट ब्रेन्स ने हिंदी मीडियम चैनल शुरू किया है, तो जो भी आपके फ्रेंड्स वगैरह हो, ठीक है, जिनका मीडियम हिंदी है, तो उनको इस चैनल को लेके सजेस्ट करें कि यहां पर अब से हिंदी मीडियम में भी सारे वीडियोस मिलेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। एंड लास्ट बस मैं यही कहूंगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, एंड अगर आप चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट मिल पाए। थैंक यू।